नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात जर्मनी को लेकर, जहां हाल ही में चुनाव हुए और अब नए चांसलर जो हैं वो फेडरिक बनने जा रहे हैं। बड़ा चेंज हुआ है, बड़ा बदलाव इस देश में हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणपंथी पार्टी की जीत के बाद इसका क्या असर भारत पर हो सकता है। फेडरिक की सोच क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, चुनाव के क्या मुद्दे रहे और अब वो आगे क्या करना चाहते हैं जर्मनी के लिए, और जो भी कुछ वो करना चाहते हैं क्या उसका सीधा असर भारत पर गलत या सही कैसे पड़ सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि जर्मनी से भारत का रिश्ता अच्छा ही रहा है। पिछले दिनों जब पूर्व चांसलर भारत आए थे तब बहुत सारी बातें हुई थी, इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हुई थी और कहीं ना कहीं चाइना को भी बड़ा झटका लगा था और तब हमने एक वीडियो के माध्यम से चर्चा की थी, वो भी आपने सुना होगा। लेकिन अब जर्मनी का क्या रुख रहने वाला है, इस पर बात होगी। निपुण जी, क्या कहेंगे पहले तो जो नए चांसलर बन सकते हैं फेडरिक के बारे में, कैसी उनकी सोच है? देखिए, एक तो जो ये नई बने हैं चांसलर या अभी बनेंगे, क्योंकि अभी क्लियर मेजोरिटी तो किसी पार्टी को हाँ। मिली नहीं है। तो एक अलायंस गवर्नमेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो ये अलायंस गवर्नमेंट है, इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी जीत कर आई वो सीडीयू आई है। और देखिए, अगर हम देखते हैं तो हम तीन तरह की पार्टीज मानते हैं किसी भी देश के अंदर, मोस्टली आप देखेंगे। एक तो सेंटर अप्रोच वाली पार्टी जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों को लेकर चलने में दिक्कत नहीं मानती है। एक होती है आपके जो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं दक्षिणपंथी या राइट विंग वाली पार्टी। और तीसरी हम देखते हैं लेफ्ट विंग वाली पार्टी। तो जो ये सीडीयू है, सीडीयू को ये माना जाता है कि ये सेंटर सेंटर विद आपका राइट विंग पार्टी है। यानी कि ये पूर्ण रूप से आप इसको राइट विंग नहीं कहेंगे, यानी कि बिल्कुल एकदम दक्षिणपंथी पार्टी इसको नहीं बोला जाता। ये सेंटर केंद्रीय विचारधारा के साथ, यानी कि सेंटर को अपना फोकस रखती है। तो यानी कि एक मिडिल पाथ को लेके चलने का प्रयास करती है ये वाली पार्टी। दूसरी पार्टी है जिसकी चर्चा वहां पर ज्यादा रही है, वो है आपका एएफडी। एएफडी जो है फुल्ली आपकी क्या है, राइट विंग पार्टी है। और जो ये राइट विंग पार्टी है, इसको लेकर सबसे ज्यादा सीडीयू से ज्यादा चर्चा आप जर्मनी में देखेंगे तो एएफडी की है। पहले मैं सीडीयू के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। जो इनके चांसलर बनने की उम्मीद है मर्ज की, मर्ज का कहना ये है, कल जब मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएस, उनका एक स्टेटमेंट था कि हमको अमेरिका से आजादी लेनी है, कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूएस। ये स्टेटमेंट समझिए कि सबको भारत का भी लिंक समझ में आएगा। हाल के दिनों में जिस प्रकार से यूक्रेन वाले मुद्दे के ऊपर अमेरिका ने जो अपना स्टांस चेंज किया है, कि कहीं तो बाइडेन गवर्नमेंट जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उन्होंने रशिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यूक्रेन को तो बल्कि एक जैसे जोकर सा बना दिया है, जेलेंस्की को मजाक सा बना के रख दिया है। हाँ। इवन आप देखिए आज यूएन के अंदर जब प्रस्ताव आया, आज कल कल जब यूएन के अंदर प्रस्ताव आया, तो अमेरिका ने रशिया के फेवर में वोट किया, हाँ। यूक्रेन के अगेंस्ट आपका वोट किया। तो जो ये स्टांस चेंज आया है, तो इससे पूरे यूरोप में, खासतौर से जर्मनी की हम बात करें, फ्रांस की बात करें, इन्होंने एक, देखिए जर्मनी बहुत ही पावरफुल कंट्री है यूरोप का। रीजन क्यों? रीजन ये कि एक संगठन आपने नाम सुना होगा यूरोप के कंट्रियों का, है ईयू। और ईयू की अगर हम बात करते हैं तो ईयू में दो मुख्य प्लेयर थे, एक तो ब्रिटेन और उसके साथ आपका जर्मनी। ब्रिटेन जब आपका ईयू से बाहर हो गया है, तो जर्मनी उसका क्या है, सबसे मेन प्लेयर या सबसे मेन लीडर आपका जर्मनी बैठता है, क्योंकि जर्मनी ही ईयू को सबसे ज्यादा क्या करता है, फंडिंग करता है। अब ईयू की आप कहानी को समझिए, कि अगर ईयू यानी कि यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा, तो पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यूरोप के ऊपर, यूरोप का संगठन ईयू के ऊपर और जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के चांसलर जो बनने वाले मर्ज, उनका कहना यह है कि अमेरिका की नीतियों से हमको नुकसान हुआ, हमने रशिया से संबंध भी खराब किए, रशिया से यूरोप ने तेल भी खरीदना बंद कर दिया, जिससे हमको इकोनॉमिकल लॉसेस भी हुए। इवन आपको याद होगा ईयू ने तो हम पर भी प्रेशर बनाया था, भारत के ऊपर भी, कि भारत भी रशिया से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन हम खरीदते रहे। आज यूरोप के अंदर बात ये हो रही है कि अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमको खत्म करनी पड़ेगी, हमें खुद अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलना पड़ेगा, अमेरिका पे नहीं होना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक बात कही जा रही है बार बार कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, जिसमें शक्ति के दो ध्रुव नहीं, एक ध्रुव नहीं, बल्कि कई ध्रुव होंगे।
तो अमेरिका एक अलग ध्रुव बनेगा, यूरोपीय संघ एक अलग यूरोप बनेगा। अब जो ये जर्मनी है या ईयू यूरोप है, वो अमेरिका को बैलेंस करने के लिए कुछ ताकतवर देशों को देखेगा कि भाई और कौन पावरफुल कंट्री है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को या अमेरिका को बैलेंस कर दे। ऐसे में आपके सामने आते हैं दो देश, एक तो आपका आएगा चीन और दूसरा आपका आएगा भारत। तो निश्चित रूप से मान के चल रहा हूं चीन के साथ यूरोप की उतनी ज्यादा ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी। इसका बड़ा कारण ये है कि चीन डोंट एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिजिड हो जाता है और एक एथोरियन तरीके से क्या करता है, अपने देश को चलाने का प्रयास करता है। यूरोप के लोगों के अंदर या यूरोप के देशों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने को हमेशा मानता है कि वी आर द प्लेयर ऑफ द डेमोक्रेसी। हमको डेमोक्रेसी को बढ़ाना है, डेमोक्रेसी को लेके चलना है। वो आज भी वही उसी सोच में बैठे हैं जो मिडिल पीरियड में थी कि हमने ही जो आधुनिक काल की शुरुआत की, हमने स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र इस तरह के मूल्य दिए हैं, तो हमको उनको आगे लेके चलना है। तो मैं मानता हूं कि चीन से भी ज्यादा, देखिए आपका बीआरआई में केवल एक ही देश पार्ट बना था, वो बना था इटली, और इटली भी वहां से क्या हुआ, आपका बाहर निकल गया बीआरआई से। आज यूरोप का कोई भी देश जो है वो बीआरआई का पार्ट नहीं है। और वही यूरोप आज आईमैक की बात कर रहा है। और जब अभी पीएम मोदी फ्रांस विजिट करने के लिए गए थे चेतन जी, तो फ्रांस ने अलग से ऑफर दिया कि आप अमेरिका वाला आईमैक बनाते रहिएगा, लेकिन एक आईमैक हमारे साथ भी शुरू कर लीजिए। तो और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, कि जो वेस्ट एशिया कंट्री हैं, पहले सऊदी, यूएई, अब कतर भी जिस प्रकार से भारत से संपर्क बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक कहते हैं जियो स्ट्रेटजिकल, जियो इकोनॉमिकल और जियो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं, वो यूरोप के वेस्ट एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के इंडिया के साथ लिंक होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी संभावना बनती है भारत के लिए कि वो यूरोप के देशों के साथ एक बेहतर संबंध बनाए। और मैं ये भी मानता हूं कि जब से ब्रेक्जिट हुआ और ईयू से आपका ब्रिटेन बाहर निकला, तो पहले क्या होता था, ब्रिटेन ही हमारे लिए केवल एक गेटवे था। ब्रिटेन के थ्रू ही हमारी ईयू से डील होती थी, और अगर ब्रिटेन ने किसी डील को मना कर दिया तो ईयू से डील कैंसिल हो गई। लेकिन अब भारत को ईयू के साथ इंडिविजुअल टॉक करने का मौका मिला है। तो भारत के हर देशों के साथ, चाहे फ्रांस से आप देखिए, भाई फ्रांस का आप देख रहे हैं, फ्रांस को पीएम मोदी, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैंगो साहब, वो आपका भारत जब पीएम मोदी चले तो उनको छोड़ने तक आए प्लेन में। जब तक पीएम मोदी जी का प्लेन में वो चले ही नहीं गए अंदर, तब तक वो वहीं पर खड़े रहे। तो ये सब दिखा रहा है कि इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यूरोप के देशों का जो फेवरेट नेशन होगा वो भारत होगा। चेतन जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब आ रही है, अब आई है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अमेरिका है वो ये दावा करता है कि वो बहुत बड़ी महाशक्ति है, और इस बात को वो कहता भी है। खुद ट्रंप बार बार इस बात को अब कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो नारा देते हैं। लेकिन इधर यूरोप के देश हैं। आज भी हमने किस तरीके से देखा कि जब इमैनुअल मैक्रोन मुलाकात करने जाते हैं, रूस यूक्रेन का मुद्दा पे जब बात होती है, जंग पे जब बात होती है, तो जो फंड को लेकर बात होती है, तब किस तरीके से मैनुअल मैक्रोन जो है वो हाथ पकड़कर ट्रंप का रोक देते हैं और वो सफाई देते हैं। वो बताते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने जो पैसा दे दिया है वो दे दिया है, हम उसको वापस नहीं ले रहे हैं। ट्रंप की बात को उन्होंने करेक्ट करते हुए इस बात को कहा। तो जो दो धड़ों की आप बात कर रहे हैं, उसमें यूरोप अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है और उसमें भारत की मदद ले सकता है, यही आप कह रहे हैं? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भारत की मदद हर मायने से। देखिए अमेरिका, अब जो डोनाल्ड ट्रंप का है, डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि ईयू और अमेरिका में दूरियां बढ़ेंगी, रशिया अमेरिका नजदीक आएंगे। नाटो के ऊपर भी मुझे संकट मंडराते हुए दिख रहे हैं कि नाटो में भी कहीं ना कहीं अमेरिका उसको शायद कुछ चेंज करे। तो जाहिर सी बात है ईयू को अपने एक सहयोगी की आवश्यकता होगी, और वो सहयोगी ऐसा होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर चलने वाला हो। चीन को कुछ मामलों में काउंटर करने के लिए अमेरिका समझ बना सकते हैं, लेकिन भारत का विकल्प नहीं बनेगा चीन, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो और यही एक अच्छी स्थिति है। देखिए आपको, मतलब हम कई बार, मुझे लोग कहते हैं कि सर इकोनॉमी बड़ा मैटर करती है। मैं कहता हूँ नहीं, इकोनॉमी मैटर नहीं करती, मैटर करती है दो चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में।
एक तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन और दूसरा आपकी वैल्यूज। वैल्यूज क्यों मैटर करती हैं कि एक चाइना जो अपने आप पे एथोरियन तरीके से लेके चलता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं मानता, वो अगर किसी भी देश से संबंध बनाएगा तो उनके देशों में बात आती है कि चाइना से आप संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब चाइना बड़ा ताकतवर कंट्री है और जैसा वो एथोरियन लेके चल रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ भी वो सिस्टम आना चाहिए। अगर वो सिस्टम आने की बात होती है तो उससे क्या होता है कि पूरा आपका जो पूरा एक ढांचा है वो आपका बदल जाता है और ये देश के लिए यानी कि अपनी अस्मिता की लड़ाई हो जाती है। तो मैं मानता हूं कि चाइना को लेकर तो कभी भी ये देश एग्री नहीं होंगे। ठीक है, एक मगर मजबूरी में तो कोई भी हीरो बन जाता है, वो वाली बात है। लेकिन इंडिया हैव ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड लॉट ऑफ द क्षमता भारत के पास में पूरी है कि जो उनको इन देशों को बहुत बेहतर तरीके से, और जाहिर सी बात है चेतन जी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इतनी डाइवर्सिटी के साथ आज भी लोग ये सोचते हैं बैठकर, मैं भी कई बार जब बातें करता हूँ सबसे, कई बार मौका मिलता है लोगों से मिलने जुलने का, बाहर के लोगों से, वो कहते हैं यार इतनी डाइवर्सिटी के बाद तुम यूनाइट कैसे हो। हम्म। और वो केवल एक ही कारण है, वो है आपकी डेमोक्रेसी। और दुनिया में तो इससे भी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जब हम इतनी डाइवर्सिटी को लेकर चल सकते हैं तो हम दुनिया की डाइवर्सिटी को लेकर चल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व मित्र बनेंगे। हमें पता है कि कैसे हम डाइवर्सिटी में रह सकते हैं। और जैसे चेतन जी आप जानते हैं, मैं तो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ और यूपीएससी बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आईआर को पढ़ना है या मतलब कुछ भी आपको समझना है तो यूपीएससी के जो एग्जाम के पेपर आते हैं, मतलब हमारे जो यूपीएससी के पेपर आते हैं मेंस के, उनके क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। आप उनके क्वेश्चंस को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा आपके देश की आईआर की पॉलिटिकल दिशा जा रही है। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे आया था, हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था जी। कि फ्रांस का सेकुलरिज्म भारत के सेकुलरिज्म से क्या सीख सकता है। हम्म। आप सोचिए, फ्रांस का सेकुलरिज्म भारत के सेकुलरिज्म से क्या सीख सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में था, आईएएस के मेंस में था। आप सोचिए आपका ये प्रश्न क्यों पूछा गया। ये बात ये थी कि भारत जो है वो डेमोक्रेसी को लेकर चल रहा है और भारत पहले से जानता है कि कैसे हम साथ रह सकते हैं। जबकि आज यूरोप के देशों में दिक्कत हो रही है कि वहां पर जो बाहर से अरब के देशों से आए हुए रिफ्यूजी जो हैं वो उनके साथ रह नहीं पा रहे हैं। आपको जगह जगह खबरें सुनने को मिलती होगी कि कुरान, जो होली कुरान है, उसमें आग लगा दी गई। वहां पे आपका कार्टून बना दिया गया मोहम्मद साहब का, जिस कारण दंगे हो गए, झगड़े हो गए। फ्रांस में अक्सर आपको सुनने को मिलता है। तो ये जो एक भारत के पास में है कि इतने लंबे समय का एक अनुभव, इतनी डाइवर्सिटी को लेकर चलने का, तो यही हम कहते हैं कि ये हम आपको सिखाएंगे। दैट इज द वैल्यूज, ये हमारी वैल्यूज है। बिल्कुल भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और अब जिस तरीके से अब जर्मनी में नए चांसलर बनने की बात जब आ रही है, और देखना होगा काफी सारे उनके मुद्दे हैं। अमेरिका की तरह जो अवैध प्रवासी हैं वहां भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको लेकर भी बहुत सख्त नजर आते हैं जो नए चांसलर बन सकते हैं फेडरिक। हालांकि किस तरीके से वो इन तमाम चीजों से निपटेंगे, हाँ कुछ कह रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए अभी जो चांसेस हैं वो फेडरिक के चांसेस कम है। देखिए सीडीयू के पास में सीटें ज्यादा हैं। सीडीयू के पास में 208 सीटें हैं सीडीयू के पास में, और एएफडी जो आपका उनके पास में 152। तो चांसेस जो है सीडीयू के ज्यादा हैं। और जो मैं एएफडी की बात कर रहा था, देखिए एएफडी है वो पार्टी जो वो पूरी रूप से रेडिकल पार्टी है। रेडिकल नहीं बल्कि उसको मैं कहूँगा राइट विंग पार्टी है। और ये कहती है कि अगर हम पावर में आए तो हम सारे रिफ्यूजी को, जो भी इस प्रकार से आए हुए लीगल माइग्रेशन को निकाल देंगे। और ये तो पूरा अमेरिका और आपका एलन मस्क है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बहुत नजदीकी, मतलब मैंने देखा चुनाव के समय भी एलन मस्क इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मतलब डिजिटल कॉन्फ्रेंस के थ्रू संबोधित कर रहे थे। तो एएफडी को लेकर बड़े उत्साहित थे कि अगर एलन मस्क चाहते थे। हालांकि वो अभी तक जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें दूसरे नंबर पर बरकरार बनी हुई है, लेकिन पहले नंबर पर सीडीयू है। जो रिजल्ट्स हैं वो 208 सीटों के साथ हैं, और जो ओलाफ शोल्ज जो कि इससे पहले चांसलर थे, वो उनकी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर 120 सीटों के साथ है। लेकिन अभी भी जो पूरी तरीके से रिजल्ट आना बाकी है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये चर्चा थी कि आखिर जिनका नाम अब सबसे ऊपर चल रहा है वो चांसलर अगर बनते हैं तो क्या कुछ बदलाव जो है वो हो सकते हैं, भारत पर कैसा इसका असर पड़ सकता है,
तो इस पर हमने चर्चा की और फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिखेंगे और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।